हिडमा सिर्फ बड़ी घटनाओं का मास्टरमाइंड नहीं था, हिडमा बैकबोन था पीएलजीए, माओवादियों की जो सबसे बड़ी पीएलजीए की ताकत थी, बटालियन नंबर 1 जिसको कहते थे। ये काफ़ी बड़ा फॉर्मेशन था। नॉर्मली माओवादियों के फॉर्मेशन 10, 12, 15 के ग्रुप में होते हैं। ये बहुत बड़ा फॉर्मेशन था और ये फॉर्मेशन एग्रेसिव था। और हिडमा का जो मेथोडोलॉजी था वो भी बहुत एग्रेसिव वर्किंग का मेथोडोलॉजी था। जिन घटनाओं का जिक्र हमेशा होता है, ताड़मेटला हो, चाहे झीरम घाटी हो, चाहे बुरकापाल की घटना हो, इन सभी बड़ी घटनाओं को जहां वारदात दी गई, जो कि कश्मीर में भी इतनी बड़ी घटनाएं नहीं हुई थी, इन घटनाओं का मास्टरमाइंड हिडमा था। और इन घटनाओं से पता ये चलता है कि छोटा सा हमला करके भागते न जाते हुए एक बड़ा एम्बुश लगाना, बड़ी तादाद में सैन्य बल होने के बावजूद उसको अपनी तरफ आकृष्ट करना और उसको फांसते हुए उसको उसकी ही कमजोरियों में फंसा के उनका घात करना, ये हिडमा की मेथोडोलॉजी थी, वर्किंग सेटअप था उनका। झीरम घाटी में जो जो सबसे भयानक एक हमला हुआ था कि कांग्रेस के बड़े नेता महेंद्र कर्मा जी एक प्रचार सभा से वापस जाते हुए घाटी, झीरम घाटी में उनका कॉन्वॉय जिस तरीके से फंसाया गया, उनके सामने भी ब्लास्ट हुआ, पीछे भी ब्लास्ट हुआ, तो कॉन्वॉय कहीं जा नहीं पाया, घाटी में फंस गया। और बड़ी तादाद में माओवादियों ने फिर फायरिंग करना और एक भी बड़ा नेता उसमें ना बचना, ये सब जो घटनाओं को जो अंजाम दिया गया वो हिडमा की ही क्रूरता थी और हिडमा का वो मिलिट्री स्किल भी था, ये हमें मानना पड़ेगा। आज बड़ी सफलता मिली है माओवाद के खिलाफ देश की इस लड़ाई। हिडमा एक दंत कथा बन चुका था पिछले 25 सालों में काम करते हुए, और काफ़ी सरेंडर हुए। सेंट्रल कमेटी के लोगों ने भी माओवादियों के सरेंडर किया, लेकिन जब तक हिडमा खड़ा था और मैदान पे पाव जमा के लड़ रहा था, उसने हथियार डालने से मना कर दिया था, तब तक माओवादियों के बाकी भी छोटे मोटे जो यूनिट्स होते हैं, जैसे दलम होते हैं, उन्होंने भी हथियार डालने से मना किया था। लेकिन अब जब हिडमा ही नहीं रहा तो खौफ खाते हुए बहुत सारे लोग आगे सरेंडर कर सकते हैं, और जो भी छोटे बच्चे कुचे होंगे उनके एनकाउंटर करने में भी आसानी रहेगी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो सोच थी कि मार्च 31 तक माओवादियों का खात्मा किया जाएगा, तो ये सपना सच होने की कगार पे है।